हेलो फ्रेंड्स, आज की ऑनलाइन करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की क्लास में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर आता है और वो टॉपिक है व्हाई इज़ इंडिया आउट ऑफ चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं वो इन दिनों बहुत न्यूज़ में है, बहुत ही सुर्खियों में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में और क्या डिस्कस करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ चाइना ईरान पार्टनरशिप ऑन जियो पॉलिटिक्स। हाल ही में जो ईरान और चाइना के बीच में सामरिक साझेदारी पर समझौता हुआ है उसका वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस से किस तरीके से लिंक्ड है। तो ये आरएस और आईएस दोनों के ही सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर ये टॉपिक आता है और इस पर क्वेश्चन बनने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो हम शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ईरान की जो लोकेशन है वो क्या है, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो लाइट कलर का पूरा लैंड मास आपको नज़र आ रहा है ये ईरान है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। इसका नेबरिंग कंट्री है इराक, टर्की, आर्मेनिया, अज़रबैजान और यहाँ पर ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी सिचुएटेड है। कैस्पियन सी जो है वो स्थित है। फिर है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान जो है वो ईरान के ईस्ट में, ईरान के पूर्व में स्थित है और इराक जो है ईरान के पश्चिम में स्थित है। नॉर्थ में इसके कैस्पियन सी है और साउथ में इसके है पर्शियन गल्फ़। पर्शियन गल्फ़ है और पर्शियन गल्फ़ के बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़। उसके बाद यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ ओमान। तो ये ईरान का पूरा मैप है जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि हमें ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आए। तो अब इस टॉपिक में जिस चाबहार रेल परियोजना के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सिचुएटेड है यहाँ पर, वो स्थित है यहाँ पर। ठीक है, तो चाबहार यहाँ पर और जाहेदान एक शहर है ईरान में जो ईरान के बिल्कुल पश्चिम में है, अफ़गानिस्तान से उसकी सीमा छूती है। तो वो जो सिटी है वो है जाहेदान और वो रेल परियोजना जाहेदान से लेकर के चाबहार के बीच में प्रपोज थी। अब यहाँ पर ये जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि चाबहार पोर्ट जो है वो गल्फ़ ऑफ ओमान में सिचुएटेड, गल्फ़ ऑफ ओमान में स्थित ईरान का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो चाबहार जाहेदान रेल प्रोजेक्ट है इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाहेदान है और ये चाबहार है। ये रेल प्रोजेक्ट है और इसकी जो लेंथ है वो है 628 किलोमीटर्स, 628 किलोमीटर। अब इस रेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो काम है वो किस कंपनी को असाइन किया हुआ था, किसे मिला हुआ था। तो भारत की कंपनी है जिसका नाम है इरकॉन। इस इरकॉन कंपनी को ये काम सौंपा गया था। पहली बार ये जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड जो डील है, एग्रीमेंट है, उसको कब साइन किया गया था। तो उसे सबसे पहले साइन किया गया था 2003 में। उस समय हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। फिर वापस नरेंद्र मोदी जी ने ईरान की यात्रा करी 2016 में और 2016 में एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट, एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में और भारत के बीच में। तीनों ने मिलकर के एक समझौता किया और उस समझौते के अंदर इस रेल लाइन को डेवलप करने के ऊपर कई सारे एग्रीमेंट्स किए गए। तो अब हम उनके बारे में भी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो उन एग्रीमेंट्स पे जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि भारत को अगर अफ़गानिस्तान से कनेक्टिविटी चाहिए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या किया जा रहा था कि चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी और फिर इस जाहेदान से जरंज, जरंज से दिलाराम यहाँ तक एक हाईवे को भारत डेवलप कर रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इस रूट के माध्यम से भारत जो है वो डायरेक्टली अफ़गानिस्तान से कनेक्ट हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम देखेंगे इस डील के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इस डील को 2016 में त्रिपक्षीय समझौते को क्यों साइन किया गया था, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था। तो उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को जो भारत सहायता दे रहा था और जो लैंड वे से जो भी व्यापार कर रहा था उन सब के ऊपर रोक लगा दी थी। अब ऐसी स्थिति में क्या किया हुआ था कि जो चाबहार पोर्ट है, देखते हैं हम पिछले मैप में, देखिए ये जो चाबहार पोर्ट है इसने एक ऑल्टरनेट वे, एक विकल्प भारत को प्रोवाइड किया। आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ईरान है, तो बीच में पाकिस्तान आ रहा है और अफ़गानिस्तान यहाँ पर है। ठीक है, अब इंडिया को अगर अफ़गानिस्तान से कनेक्ट होना है और पाकिस्तान अगर लैंड रूट को ब्लॉक करता है या इंडिया को कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है अफ़गानिस्तान से, तो ऐसी स्थिति में ये जो चाबहार है, ये पोर्ट जो है, ये एक ऑल्टरनेट वे के रूप में इंडिया के लिए काम आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 2016 में भारत ने ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ ये त्रिपक्षीय व्यापार और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब इस अनुबंधन के अनुसार क्या काम किए जाने थे, तो इस अनुबंधन के अनुसार भारत को चाबहार में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 2 टर्मिनल्स डेवलप करने थे और उसको संचालित करने के लिए भारत को 10 साल के लिए पट्टा दिया गया था। मतलब इंडिया को 10 इयर्स के लिए लीज पर वो 2 टर्मिनल्स दिए जा रहे थे। तो चाबहार जो पोर्ट है उस पर एक फ्री ट्रेड जोन, उसमें एक फ्री ट्रेड जोन एरिया है, वहाँ पर इंडिया को ये 2 टर्मिनल्स जो हैं इनको डेवलप करना था। और इसके साथ भारत को चाबहार से जाहेदान तक 628 किलोमीटर रेल लाइन बनाने का अवसर मिला था, जो भारत को अफ़गानिस्तान से लगती सीमाओं तक ले जा सकता था। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो हमें पता होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने में, इस समझौते को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो तो ये है कि जो ईरान की साइड से जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बार बार चेंजेस किए जा रहे थे, तो इसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बार बार चेंज हो रही थी। और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके चलते अमेरिका ने उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से भारत पर भी बहुत प्रेशर बन रहा है कि वो ईरान के साथ किसी भी तरीके का व्यापार है, ट्रेड है, इसको ना बढ़ाए। तो इसी वजह से इंडिया ने लगभग अपना जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान से, जो इंडिया ईरान से तेल लेता था उसको लगभग ख़त्म सा कर दिया है, जबकि पहले इंडिया जो है वो ईरान का तीसरा ऑयल इंपोर्टर था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा जिस कंपनी को, एयरकॉन कंपनी को ये काम दिया गया था, काम सौंपा गया था, वो बहुत ही डिले इस प्रोजेक्ट के अंदर कर रही है और जो जिस टाइम के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करना था उसके अकॉर्डिंग वो उसको नहीं कर पा रही और बहुत डिलेड रिस्पांस ईरान ने ऑब्जर्व किया। तो इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है ईरान के ऊपर लगे हुए जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं जो अमेरिका ने लगाए हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कंपनी को उस काम को समय पर ख़त्म करने में। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब रेलवे लाइन को बिछाया जाना है तो उसमें बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ का रोल इन्वॉल्व है। तो ऐसी स्थिति में जब ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं तो वो कंपनीज कोई खास इंटरेस्ट ले नहीं रही है इस काम में। ठीक है, तो 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो बताया जा रहा है इसके बैकग्राउंड में वो है साइनो ईरानियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। चाइना और ईरान, साइनो शब्द जो है वो चाइना के लिए यूज़ किया जाता है। चाइना और ईरान के बीच में हाल ही में एक सामरिक साझेदारी पर समझौता हुआ है जो बहुत सुर्खियों में है इन दिनों न्यूज़ में, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी आगे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। अब पहले हम उस कॉम्प्रिहेंसिव डील पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। हमने अभी तक ये जाना कि ये रेल परियोजना क्या थी, किस एग्रीमेंट के अंडर ये आती है और उस एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अब हम देखेंगे कि इस रेल परियोजना का सामरिक महत्व भारत के लिए क्या है, जो कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहली बात तो इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी जो लोकेशन है वो गल्फ़ ऑफ ओमान में है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, ये जो एरिया है
ये जो जल संधि है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जल संधि है, क्योंकि जब हम ईरान का नक्शा देख रहे थे और हम उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ देख रहे थे तो आपने ये देखा होगा कि उस मैप के अंदर ईरान के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही मेजर ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं दुनिया की। जैसे कि आप देखिए इस पर्शियन गल्फ़ में यहाँ पे कतर है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है और इराक है। तो ये जो सारा रीजन है ये ऑयल और नेचुरल गैस के पर्सपेक्टिव से की दृष्टि से बहुत ही रिच एरिया है। ठीक है, तो इस वजह से इस स्ट्रेट की जो कि पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से अलग करता है और यहाँ पर ओमान को ईरान से सॉरी गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ को तो जोड़ता है और ओमान और ईरान को अलग करता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसके पास ये जो परियोजना है ये स्थित है, तो ये इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है। अब हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या है, इस प्रोजेक्ट की जो इस प्रोजेक्ट के जो सामरिक महत्व है वो क्या है भारत के लिए, ये प्रोजेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और हम क्यों इस पर इतनी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि इसकी जो लोकेशन है वो क्या है। यहाँ पर मैंने आपको पिछले मैप में बताया था, यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ ओमान, तो ये गल्फ़ ऑफ ओमान में स्थित है। दूसरा इसके पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, तो ये जल संधि यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है वो क्या करती है, वो ओमान और ईरान को तो अलग करती है और यहाँ पर गल्फ़ ऑफ पर्शिया है और ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, इनको ये जोड़ती है। तो जैसा कि हमने पिछले मैप के अंदर देखा था ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, तो आप देखेंगे कि ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि इराक है और यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, दोहा है, तो ये सारा जो रीजन है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये ऑयल एंड नेचुरल गैस की दृष्टि से बहुत ही रिच एरिया माना जाता है। तो इसका बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है एनर्जी सप्लाई के लिए। तो ये इस वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है ये पर्शियन गल्फ़ से गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। इस वजह से इस लोकेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए भी है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दूसरा जो इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस था इस रास्ते का वो क्या था, वो भारत की एक पॉलिसी है जिसे हम बोलते हैं कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया। तो ये कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी में अगर हम देखें तो एक तरीके से गेटवे टू सेंट्रल एशिया था, क्योंकि हमने अभी पिछले मैप में भी डिस्कस किया था कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में है पाकिस्तान, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर पाकिस्तान को बाईपास करके जाना है तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर और डिटेल से अगर हम देखें तो ये चाबहार है और ये जाहेदान है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, ये चाबहार जाहेदान रेल लिंक है। इसके बाद ये जो जाहेदान है यहाँ से ये जरंज सिटी तक हाईवे के थ्रू कनेक्ट होता है और फिर उसके बाद ये दिलाराम तक जाता है बाई रोड, बाई हाईवे, और उसके बाद ये सीधा अफ़गानिस्तान में काबुल तक कनेक्ट होता है। तो इंडिया ने वैसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में दिलाराम से लेकर के जाहेदान तक हाईवे डेवलप करने में किया था, ताकि भारत सीधा चाबहार पोर्ट से कनेक्ट हो जाए और इंडिया को सीधा अफ़गानिस्तान में काबुल तक कनेक्टिविटी मिल सके। तो ये इसकी इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट होने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जरंज और दिलाराम हाईवे जो है अफ़गानिस्तान में इंडिया ने डेवलप किया था ताकि इंडिया को सीधा अफ़गानिस्तान तक कनेक्टिविटी मिल सके। अब अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, पर इंडिया उसके साथ फुल कैपेसिटी में जिस लेवल तक ट्रेड कर सकता था, जिस लेवल तक अच्छे रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता था, उस लेवल पर नहीं कर पाया। तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेट इंडिया के लिए होता अफ़गानिस्तान से कनेक्ट होने के लिए। फिर दूसरी इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, अफ़गानिस्तान जो है वो INSTC का पार्ट नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो INSTC है ये क्या है। ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये सेंट्रल एशिया के अंदर इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और अफ़गानिस्तान इसका पार्ट नहीं है। तो इसके माध्यम से इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान से कनेक्ट नहीं हो सकता था। तो उस लिहाज से भी ये रूट जो है ये इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो भारत का
एक एयरबेस है जिसको फारकोर एयर बेस बोला जाता है, ये तजाकिस्तान में, यहाँ नॉर्थ में तजाकिस्तान है, वहाँ पर भी भारत को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता था। फिर इसके अलावा इसकी जो डिस्टेंस है, कांडला पोर्ट जो है गुजरात का, उससे इसकी जो डिस्टेंस है इस चाबहार पोर्ट की, वो सिर्फ 480 नॉटिकल माइल्स है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत फास्ट तरीके से भारत को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था सेंट्रल एशिया में। ठीक है, अब इसके अलावा इसका और क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में चाइना ने यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया था, ग्वादर पोर्ट को विकसित किया था। तो उस ग्वादर पोर्ट पर भी नज़र रखने के लिए, उस ग्वादर पोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। तो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व जो है भारत के लिए वो समझ में आया होगा। तो और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी है कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी है इंडिया की, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारत अपने जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, जो मध्य एशिया में स्थित जो देश हैं, उनके साथ अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करना चाहता है, इनको स्ट्रेंथन करना चाहता है। और ये 4 सी के ऊपर बेस्ड है ये कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इसको हम किसी अगले वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे साइनो ईरानियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर है और ये पूरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस डील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ ये है कि इस डील के अंदर 25 साल के लिए चाइना और ईरान के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गई है। और उसमें ये जो डील है ये कितने अमाउंट की है? ये डील है $400 बिलियन की। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस डील में ये देखेंगे कि इस डील से चाइना को क्या बेनिफिट होगा। तो चाइना को क्या बेनिफिट होगा? चाइना को उसी चाबहार पोर्ट में ड्यूटी फ्री जोन के अंदर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। जिस चाबहार से जाहिदान तक रेलवे लाइन की हम बात कर रहे थे, उसी चाबहार पोर्ट में जो ड्यूटी फ्री जोन है वहाँ पर चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। और उसके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो जो पूरा एरिया है वो ऑयल और नेचुरल गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस एरिया की जो नियर बाई ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पर भी चाइना अपना जो इंटरवेंशन है वो करेगा और वहाँ पर भी वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। उसके अलावा उस चाबहार के पास ही एक प्रोविंस है, एक लोकेशन है जिसे बोला जाता है जस्क। तो उस जस्क एरिया में बंदरे जस्क नाम के पोर्ट को डेवलप करने का काम चाइना को दिया गया है। अब ये जो पोर्ट है ये इस चाबहार से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा 25 साल तक ईरान चाइना को डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल की सप्लाई करेगा। इसके अलावा उसी गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर एक किश आइलैंड है, उसको ईरान चाइना को लीज पर दे देगा, ऐसी बातें कही जा रही है। और फिर चाइना उस आइलैंड का चाइना सैन्यकरण कर सकता है, उसको मिलिट्राइज कर सकता है और फिर उस पूरे एरिया के अंदर वो अपना कंट्रोल जो है, अपना जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ा सकता है। अब हम आगे देखते हैं इससे ईरान को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चाइना जो है वो ईरान की ऑयल और गैस इंडस्ट्री के अंदर $280 बिलियन का निवेश करेगा। ओके, तो इस डील से ईरान को जो बेनिफिट है वो उसकी ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर चाइना इन्वेस्ट करने वाला है। उसके बाद चाइना जो है वहाँ की प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी $120 बिलियन का निवेश करेगा। और तीसरा जो ईरान को बेनिफिट है वो ये है कि चाइना वहाँ पर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे सेक्टर्स के अंदर चाइना निवेश करेगा, जैसे कि बैंक है, टेलीकॉम है, पोर्ट है, रेलवे है। इन सब को डेवलप करने में चाइना वहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा। और इसी तरीके से चाइना वहाँ फिर ईरान पर भी आगे करके सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करेगा और उसकी पॉलिटिक्स को और उसके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उन सब को आगे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है।
अब हम जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में डिटेल्स बताई थी किश आइलैंड की और बंदरे जश्क के बारे में, उसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये किश आइलैंड है, ये इस पर्शियन गल्फ में सिचुएटेड है, थोड़ा कतर के पास आप देख सकते हैं। तो अगर इस एरिया को चाइना मिलिट्राइज कर लेता है, इसका सैन्यकरण कर लेता है, तो उसके बाद चाइना इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा देगा। अब ये जो जस्क है, ये जस्क बंदर जस्क जो पोर्ट चाइना इस एग्रीमेंट के अंडर डेवलप करेगा, ये इस चाबहार के पश्चिम में है, और इस जो अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इससे काफ़ी पास है। तो उसके बाद चाइना इस पूरे एरिया से जो ऑयल है उसका एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और हमारी इस पर नज़र होनी चाहिए, और हमें इसकी सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में भारत क्या कर सकता है? भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने जो संबंध हैं उनको बहुत मजबूत करना चाहिए, स्पेशली इस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ भारत के जो संबंध हैं वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए, और भारत को अपना जो सारा फोकस है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ पर ही नहीं रखना चाहिए। इस तरफ भी भारत को ऐसी स्ट्रैटेजीज़ प्लान करनी चाहिए जिससे कि वो इन कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे रिलेशंस को डेवलप कर सके। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया साइनो ईरानियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, और जो न्यूज़ चल रही है कि भारत जो है वो चाबहार रेल परियोजना से बाहर हो रहा है, उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।